वालेकुम अस्सलाम। जी, ऑडिबल विजिबल क्लियर है सारी चीजें आप जी लोग। सर। ओके ओके ठीक है। तो आज है लेसन नंबर 2। इसमें भी सारे जो है यूनिट्स के जो है मिक्स क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो है 27 क्वेश्चन किया था, और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 28, और ये टीचिंग से क्वेश्चन शुरू है। देखिए क्वेश्चन जो है इस बार जो है काफी आसान आसान से है, यानी काफी अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में आएंगे आप लोगों को। देखिए इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ड्राइविंग फोर्स एक वर्ड लिखा गया है, इसका अल्टरनेट वर्ड जो यूज किया जाता है, ठीक है, उसी से इसका क्वेश्चन यहाँ पे, यानी उसका आंसर जो है उस वर्ड का आंसर में दिया गया है। कह रहे हैं कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्टूडेंट कमिटमेंट इंगेजमेंट एंड परसिस्टेंट इन द सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग। देखिए आपने पढ़ा है आईसीटी के अंदर जो है वोलेटाइल मेमोरी परसिस्टेंट होती है या इनपरसिस्टेंट होती है, इस तरीके की चीजें हमने पढ़ी। परसिस्टेंट का मतलब क्या है, यानी आप हमेशगी पे कायम रहते हो, यानी आप मजबूती पर जो है कायम रहते हो। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि फॉलोइंग में से कौन सी चीज जो है स्टूडेंट के लिए ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में परसिस्टेंट रहता है, यानी लगातार उस चीज पर कायम रहता है, और वो इंगेज रहता है, और इसी तरीके से वो अपनी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो किस चीज की वजह से स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में ये काम करता है? फिक्सेशन, मोटिवेशन, मेटाकॉग्निशन या असेसमेंट? मेटाकोग्निशन सर। जी, और कोई बताए? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा जो है आंसर इसका 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो है ड्राइविंग फोर्स को अल्टरनेट वर्ड में जो यूज किया जाता है मोटिवेशन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, जो आपके अंदर फोर्स को ड्राइव करे, जो आपके अंदर फोर्स लेकर आए। तो ये मोटिवेशन की वजह से ही आप इंगेज रहते हो, परसिस्टेंट रहते हो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यही आप जो है नेट की तैयारी कर रहे हो, आपने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया, आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर रहे हो, यानी आप खुद से पढ़ रहे हो। तो खुद से पढ़ने के लिए जो है आपके अंदर कुछ होना चाहिए, तो वो क्या होगा, कुछ वही आपके अंदर मोटिवेशन होगा, जिस मोटिवेशन की बिना पे जो है आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है बिल्कुल इंगेज होकर करते हो, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होकर करते हो, बिल्कुल परसिस्टेंट होकर करते हो। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29। देखिए विच डीटीएच चैनल डील विथ सोशल साइंस 1, यानी सोशल एंड बिहेवियर साइंस। तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सा डीटीएच चैनल है जो सोशल साइंस के साथ डील करता है, यानी किस चैनल पर जो है सोशल साइंस एंड बिहेवियर साइंस से रिलेटेड जो है मटेरियल्स को नष्र किया जाता है। चैनल 2 संस्कृति, चैनल 6 वैदिक, चैनल 3 प्रबोध, चैनल 5 प्रबंधम। देखिए अगर आप लोगों को याद हो, हमने क्लास में जो है आपको 1 से लेकर 10 चैनल तक की जो है हमने आपको निमोनिक्स बताई थी, और वो सारी निमोनिक्स जो है बिल्कुल सीरियल वाइज थी। हमने कहा था कि आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2 साल से पूछा जा रहा है, तो ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। ठीक है, सर थर्ड ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो ये होगा चैनल 3, यानी प्रबोध जो है यही इसका सही आंसर है। प्रबोध चैनल पे जो है सोशल साइंस एंड बिहेवियर साइंस से रिलेटेड जो है मवाद नष्र किए जाते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, नौजवानों की जहनी नशोनुमा की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताना है, यानी एडोलसेंस की मेंटल डेवलपमेंट की खुसूसियात क्या क्या है। ए में है इंक्रीज्ड एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट, यानी फैक्ट को जनरलाइज करने की सलाहियत जो है उसकी इंक्रीज हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन,
मेमोरी एंड इमेजिनेशन की जो है एक तरीके से ग्रोथ हो रही है या उसकी नशोनुमा हो रही है। डिक्रीज एबिलिटी टू डील विद अब्स्ट्रक्शन, अब्स्ट्रक्शन से निपटने की जो सलाहियत है वो कम हो रही है। इसी तरीके से समझने की सलाहियत कम हो रही है। ई में है इंक्रीज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत जो है इंक्रीज हो रही है। तो मेंटल डेवलपमेंट किस चीज की वजह से जो है उसका उसका दिमागी जो है नशोनुमा हो सकता है, यानी दिमागी ग्रोथ हो सकती है। ए बी ई सर, सर ए डी बी को एलिमिनेट कर सकते हैं हम सर, दूसरा वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी एंड डी, ठीक है, तो अगर हमने सी को एलिमिनेट किया होता तब भी जो है हमारा आंसर निकल जाता। बट पढ़ने से जो है हमें बिल्कुल 100% ये चीज क्लियर हो रही है कि डेवलपमेंट के बारे में बात पूछी जा रही है, वो भी दिमाग के। तो इसमें पॉजिटिव वर्ड जो है एकदम क्लियर तौर पे हमें ये बता रहे हैं कि इन इन चीजों की वजह से जो है दिमाग में क्या होता है, दिमागी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 31। In 1948, under the whose chairpersonship, a university commission was appointed with the purpose of reconstruction of university education to meet the demand for scientific, technical, and other manpower needed for the social economic development of the country। कह रहे हैं कि 1948 में किसके चेयरपर्सनशिप के अंदर जो है एक यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया गया था, किस लिए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए। रिकंस्ट्रक्शन यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो है फिर से नई तरीके से तामीर करने के लिए, ताकि वो साइंटिफिक, टेक्निकल और दीगर मैन पावर जरूरतों को पूरा कर सके कंट्री की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो किसके अंदर यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ गुड, क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारी जो है हमें एक तरीके से हिंट मिल रहे थे। 1948 है, ठीक है, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी कमीशन एक वर्ड यूज किया गया था, और सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे था वो यही था 1948। ठीक है, जिसके बिना पे हम समझ गए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा के अंदर जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था। और वो किस लिए आया था? यूनिवर्सिटी के ही एजुकेशन के लिए आया था, ताकि पहले का जो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था उसके अंदर जो है हम कुछ नई चीजें ला सके, या उसको हम थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर सके, नए तरीके से बना सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 32। द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 वाज हेडेड बाय। अब देखिए इन सारे कमीशनों की कितनी अहमियत है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है किसके जरिए जो है हेड किया गया था? सर सेकंड ऑप्शन। नहीं, थॉमस रेले सर। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने हायर एजुकेशन पे जो है इन सारी चीजों से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आप लोग उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तब भी मेरे ख्याल से जो है गलत आंसर नहीं दोगे। फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 थॉमस रेले के अंदर आया। 1904 के अंदर फिर क्या बन गया था? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है बन गया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 33। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। कह रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान जो है इंडिया में कौन से कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किए गए थे? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, हिस्लॉप कॉलेज नागपुर, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, सेरमपुर कॉलेज सेरमपुर, पूना संस्कृत कॉलेज पुणे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को जो है हमें अपनी नॉलेज यहीं तक रखनी है, यानी यही क्वेश्चन की जो है हमें डेट याद रखनी है, इनकी जगह हमें याद रखनी है, बस इतना ही हमें याद रखना है। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन जो है किसी किसी शिफ्ट में आ जाते हैं, तो अब कितना इस तरीके की चीजों को याद करोगे, समेट नहीं पाओगे। ठीक है, तो बताइए। बी। सी डी ई सर। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 4 होगा, सी डी ई जो है यही इसका सही आंसर है। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, जिसको कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम के नाम से भी जानते हैं, और ये 1800 में जो है बनाया गया था बाय लॉर्ड वेस्ली के जरिए, जो कि उस टाइम ब्रिटिश ऑफ इंडिया के क्या थे, गवर्नर थे। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। तो हमें बस इतना याद रखना, 1800 में बना और इस बंदे के जरिए बनाया गया। अगर इतना आप लोग याद रख सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि क्या पता इसी कॉलेज से पूछ लिया जाए कि किसने जो है बनाया है इसको।
सेरमपुर कॉलेज जो कि है ये वेस्ट बंगाल में है, 1818 में ये बनाया गया है। कहा जाता है कि सीएमसी कॉलेज और कोट्टयम एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के बाद जो है ये कंट्री का जो है तीसरा ओल्डेस्ट कॉलेज है, और इसको इन बंदों के जरिए जो है बनाया गया था। इसमें से किसी भी एक बंदे का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्या बता, अगर क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं, याद हो गया तो ठीक है, अब अदरवाइज कोई बात नहीं। पुणे संस्कृत कॉलेज, जिसको हम डेक्कन कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, ये 1821 पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया, और ये उस टाइम की जो बॉम्बे हुकूमत थी उसके जरिए बनाया गया था। हिस्लॉप कॉलेज जो कि नागपुर में है, और ये इसी तरीके से कल एक क्वेश्चन आया था नागपुर यूनिवर्सिटी से, है ना, तो वो जो नागपुर वाली यूनिवर्सिटी है जिसको मतलब राष्ट्रांत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसको नागपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस कॉलेज से ये कॉलेज जो है एफिलिएटेड है, और ये 1883 में जो है ये कॉलेज कायम किया गया इन द महल एरिया ऑफ नागपुर, बट अब ये इस टाइम जो है सिविल लाइन रोड पे है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली में है, ये 1 फरवरी 1881 में जो है ये बनाया गया। अगर आप देखेंगे सबकी डेट जो है वो करीब करीब क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। देखिए सेरमपुर कॉलेज जो बंगाल में है, और इसी तरीके से जो दिल्ली वाला स्टीफेंस कॉलेज है, इनकी डेट को जो है आप ये 1818 में है और ये 1881 में है, ठीक है। तो दोनों का वन जो है इधर उधर करके आप इनकी डेट को जो है याद रख सकते हो, 1818 1881, ठीक। फिर इसी तरीके से एक हो गया 1800, जो कि मतलब पूरी सेंचुरी एकदम बराबर है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज आपका हो गया है, और ये 1821 एंड 1883। तो इसको भी जो है आप उनके साथ रिलेट करके अपने जहन में रख सकते हो। कल जो हमने यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें यूनिवर्सिटी की तरतीब लगाने के लिए पूछा गया था, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1817 में आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में आई थी, तो उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर इसको जो है आप ऐड कर सकते हो पूना संस्कृत कॉलेज 1821। फिर उसके बाद जो है हमने और यूनिवर्सिटी पढ़ा था जो 23 में बनी थी, फिर 26 में बनी थी, फिर 28 में बनी थी। तो इन तरतीब से जो है इस चीज को लगा के आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन के जरिए आपको मालूमात मिल रही है। एडिशनली मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 लाइन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 34। स्टेटमेंट 1 में कहा गया द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ श्री धानिया कटाक वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। इससे क्वेश्चन आया था, हमने आपको बताया था कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये किस रिवर के किनारे पर वाक़ है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट में है श्रीधानिया कटाक अटेन्स सेलिब्रिटी एज द सीट ऑफ बोथ ब्राह्मिकल एंड बुद्धिस्ट लर्निंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिद्धा नागा अर्जुना। तो कह रहे हैं कि सिधानिया कटाक जो कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी है वो यमुना नदी के किनारे पर सिचुएटेड थी। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिद्धा अर्जुना के दौरान जो है सिधानिया कटाक यूनिवर्सिटी ने जो है दोनों यानी ब्राह्मिकल एंड बुद्धिस्ट दोनों लर्निंग की सीट को एंजॉय किया है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि सिद्धा नागा अर्जुना के दौर में इस यूनिवर्सिटी में जो है दोनों की पढ़ाई होती थी, यानी ब्राह्मिकल एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन दोनों की सीट यहाँ पर थी, दोनों की पढ़ाई होती थी। तो बताइए क्या सही है क्या गलत है। देखिए ये नदी जो है वो आपकी यमुना के किनारे पर नहीं है, बल्कि कहाँ पे, कृष्णा नदी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था रिवर ऑफ कृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के रास्ते से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वो रिवर ऑफ यमुना नहीं है, बल्कि रिवर ऑफ जो है कृष्णा है, याद रखना है। बाकी ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो ये एक नई पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से जो है आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। स्टेटमेंट 1 में कहा गया द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इंटेंडेड टू इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन सोशल साइंस। कह रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का मकसद ये था कि वो सोशल साइंस में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को फरोग देना। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 द आइडिया ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज वाज अनटेनेबल। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के मुताबिक रूरल यूनिवर्सिटीज का आइडिया जो है वो क्या था, नाकाबिले कबूल था, यानी सही नहीं था। तो बताइए क्या सही है क्या गलत है इसमें। सर पहला सही है दूसरा गलत।
बिल्कुल ठीक है, आपने सही बताया है। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो है अनटेनेबल लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें भी जो है रूरल यूनिवर्सिटीज की बात की गई थी कि यानी रूरल में यानी हर या मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात की गई थी। इसी तरीके से रूरल के एजुकेशन के ताल्लुक से बात की गई थी। ठीक है, तो यानी काबिल कबूल था, एबल होना चाहिए था, यानी यहाँ पर अनटेनेबल, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है दो टर्म यहाँ पर दी गई है, मैं आपको एक ही वर्डों में समझाऊंगा तो आप क्वेश्चन को भी समझ जाओगे। गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया नेटवर्क। गाइडेड मीडिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि जहां पर आप नेटवर्क का कनेक्शन केबल के जरिए करते हो, यानी तार लगाकर आप करते हो। अनगाइडेड मीडिया नेटवर्क का मतलब जहां पर आप नेटवर्क का कनेक्शन जो है वायरलेस के थ्रू करते हो, वाईफाई के थ्रू करते हो। ठीक। अब आपको ये चीज हमने पढ़ाई है, आपको हमने बताई है कि जिसमें जो है नेटवर्क का कनेक्शन जो है तार के जरिए किया जाता है, वो नेटवर्क की स्पीड जो है काफी तेज होती है, और वो नेटवर्क जो है काफी ज्यादा सिक्योर होता है, यानी कोई भी थर्ड पार्टी जो है बीच में से आपके नेटवर्क को चोरी नहीं कर पाएगी। ठीक है। यही बात अगर आप वायरलेस नेटवर्क में देखोगे तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपके नेटवर्क के अंदर जा सकती है, और इस तरीके से उसकी स्पीड जो है वायर नेटवर्क यानी केबल वाले नेटवर्क के मुकाबले में क्या होती है, स्लो होती है। ठीक। देखिए, ए में कहा गया है गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन सपोर्ट्स हाई डेटा स्पीड देन अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन। कह रहे कि गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन जो है वो हाई डेटा स्पीड सपोर्ट करता है अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन के मुकाबले में। बी में कहा गया है गाइडेड मीडिया इज सब्जेक्ट टू लीस इंटरफेरेंस देन अनगाइडेड मीडिया। कहने कि गाइडेड मीडिया जो है अनगाइडेड मीडिया के मुकाबले में जो है लीस इंटरफेरेंस का काम करता है, यानी इसके अंदर जो है कोई मुदाखलत, कोई थर्ड पार्टी, इस तरीके की चीजें यहां पर नहीं आएंगी। सी में है अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन इज मोर सिक्योर देन गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन। कह रहे हैं कि अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन जो है वो गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन के मुकाबले में बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, यानी कोई थर्ड पार्टी जो है उसमें नहीं जा सकती। तो बताइए क्या सही है क्या गलत है। पहला वाला ऑप्शन ए एंड बी ओनली। गुड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए, अगर आप तार लगा के नेटवर्क का कनेक्शन करते हो, तो यानी जिस डिवाइस में तार लगा होगा, जिस डिवाइस में सिर्फ केबल लगा होगा, तो उसी में ही नेटवर्क हो जाएगा, दूसरे में जो है नेटवर्क नहीं जा सकता। अब यही एग्जांपल आप वाईफाई की ले लो, हम मोबाइल से वाईफाई का कनेक्शन करते हैं, तो फिर भी हमारी वाईफाई को कोई थर्ड बंदा जो है चोरी करके क्या करता है, यूज करता है। लेकिन अगर वही हम तार से कनेक्शन लगाकर वाईफाई को यूज करेंगे, तो कोई भी बंदा जो है उसको चोरी नहीं कर पाएगा बगैर मेरी इजाजत के। देखिए, गाइडेड मीडिया जिसको वायर्ड कम्युनिकेशन या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। बाउंडेड मींस यानी जहां तक आपके तार का, आपके केबल का जो बाउंड है, बाउंड यानी जो एरिया है, सिर्फ वहीं तक जो है आपका नेटवर्क रहेगा, उससे ज्यादा जो है आपका नेटवर्क नहीं जा सकता। ठीक। फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन या नेटवर्क को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर्स, कोएक्सियल केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन सारे केबल से यानी इन सारे तारों के जरिए जो है हम क्या करते हैं, कनेक्शन लेते हैं नेटवर्क का। अनगाइडेड मीडिया जिसको वायरलेस कम्युनिकेशन और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं, ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होता है, ये मेथड यूज किया जाता है। एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया माइक्रोवेव, रेडियो लिंक्स एंड इंफ्रारेड लाइट। ये सारी जो है आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन की ही टाइप्स हैं, जिनके जरिए आप क्या करते हो, वायरलेस के थ्रू नेटवर्क का कनेक्शन करते हो नेट पे। ठीक है। तो इसके जो अनदर नेम है ना, वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, तो यही आपको याद रखना है। इस बेस पे जो है आप क्वेश्चन बना सकते हो, और ये जो मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया है, इस डिफरेंस के बिना पे जो है आप इसका आंसर निकाल लोगे, अगर इसके अनदर नेम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 37। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। BIOS, बायोस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। बी में कहा गया है अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है फर्मवेयर की एग्जांपल है। स्पाईवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ मालवेयर। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, क्विक आंसर बी दीजिए। सी सर, बी सी। बी एंड सी। चलिए, और कोई बताए। मैं एग्री नहीं करता हूं बहरहाल आपके आंसर से, और कोई बताए, देखते हैं। सी।
हाँ देखिए, ओनली ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए कहा गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल नहीं है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये आपके सिस्टम का पार्ट है जो आपकी रोम मेमोरी के अंदर जो है चीजों को स्टोर कर दिया गया है। यानी कंप्यूटर को जो भी हम कुछ इनपुट देते हैं आउटपुट लेते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजों वाले सारे सिस्टम को कहाँ पर स्टोर करके रख दिया गया है? कंप्यूटर के अंदर जो हमारी मेमोरी रोम मेमोरी लगी होती है उसमें जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वाली सारी चीजों को स्टोर किया गया है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ना कि फर्मवेयर की एग्जांपल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ना कि फर्मवेयर की एग्जांपल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका वही सॉफ्टवेयर आता है जो आपके कंप्यूटर को मैनेज करने में काम करता है, जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, फाइल कंप्रेशन हो गया। ये सारी चीजें जो है वन बाई वाई इंडिविजुअली तौर पे भी आपको पढ़ाई गई है। तो आपके रिवीजन में कमी है, इस वजह से ऐसा आंसर आप लोग दे रहे हो, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ना कि फर्मवेयर की। काफी आसान सा क्वेश्चन है बट नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको भी गलत करके आओगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 38। बिजनेसेस यूज आईसीटी टू बिल्ड पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन। कह रहे हैं कि बिजनेस में अगर आप आईसीटी का इस्तेमाल करते हो पॉजिटिव रिलेशन, मतलब पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन जो है बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे? क्या आप कस्टमर को कॉल करोगे यानी बुलाओगे घर पे, क्रिएटिंग टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स, या आप टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स को चलाओगे, प्लेसिंग पॉपअप एडवर्टाइजमेंट ऑन वेबसाइट, या वेबसाइट पे जो है आप एडवर्टाइजमेंट को पॉपअप करोगे यानी शो करोगे, सेंडिंग अनसोलिसिटेड ईमेल, या अनसोलिसिटेड यानी अनवांटेड ईमेल को जो है आप भेजोगे। किसके जरिए जो है आप अपना पॉजिटिव कस्टमर रिलेशनशिप जो है बिल्ड कर सकते हो अगर आप बिजनेस में आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हो? सी सर। सर कॉलिंग कस्टमर एट होम सर। ये बताइए, होम पे कौन फोन करके बुलाएगा? सर ये तो पर्सनल में अभी फोन आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर इसलिए बता रहे बी। हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना, यहाँ पे टारगेटेड मार्केटिंग यानी हमें मार्केट करने के लिए, या हमने मार्केटिंग में जो भी हमने टारगेट किया है, जैसे होता है ना कि हमें इस मार्केटिंग में इतना कमाना है या फिर इतना हमें प्रॉफिट लेनी है, यही हमारा टारगेट है, तो उसी टारगेट के मुताबिक हम कैंपेन चलाएंगे, उसी टारगेट के मुताबिक जो है हम सारा काम करेंगे, ठीक है। तो उस बेस पे जो है हमारा कस्टमर से पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है बन सकता है। अगर वेबसाइट पे हम एडवर्टाइजमेंट को सिर्फ रन कर रहे हैं तो उससे कभी भी जो है कस्टमर का रिलेशन नहीं बनता है। आप लोग मोबाइल यूज करते हो, आपके पास बहुत सारी ऐसी एड्स आती हैं जो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप होती रहती हैं, क्या उससे जो है आप उन एड्स को देखकर जाकर परचेज करने लगते हो, खरीदने लगते हो? मतलब 99% जो है लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज जो है एक टारगेट के मुताबिक की जा रही है, एक टारगेट के मुताबिक वो कैंपेन चलाया जा रहा है, तो उसमें जो है हम लोगों का दिल क्या करते हैं, जीत लेते हैं, उनसे हम जो है रिलेशन बना सकते हैं, ठीक। चलिए, which of the following pair of opinions and its expansion are incorrectly matched? ये क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, बताइए क्या सही है? इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच्ड हो रहा है अपने फुल फॉर्म के साथ? सर ये ऑप्शन नंबर सी। सी सर। हाँ, तो इसका सही क्या होगा? अगर सी गलत है तो सही क्या है? सर एलईडी। सर ऐसा लग रहा क्या है, बोलिए। सर लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल। हाँ, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, क्रिस्टल डिवाइस जो है इसको मतलब बोलते हैं, तो ये यही है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। हाँ, डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पे जो है डिस्प्ले है और प्लस कंट्रोल दिया गया है, ठीक है। तो ये, हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड वाया सम फॉर्म ऑफ मीडियम इज आइडेंटिफाइड एज कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिसके जरिए एक मैसेज को जो है कुछ फॉर्म यानी मीडियम के कुछ फॉर्म के थ्रू जो है ट्रांसमिट किया जाता है। यानी सिंपल सी बात है, कहना ये चाह रहा है कि एक मैसेज को जो है मीडियम के जरिए ट्रांसमिट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कम्युनिकेशन के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको किस नाम से हम जानेंगे? फॉर्मेटिव, इंटरकनेक्टिव, मीडिएटेड या फॉर्मल?
यानी मैसेज को मीडिया के थ्रू जो है सेंड किया जा रहा है, उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाएगा? सर मीडिएटेड। Mediated. गुड, क्योंकि मीडिएटेड कम्युनिकेशन वही होता है जहां पर हम मीडिया के थ्रू क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डायलॉजिक कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड जॉनसन। अब यहाँ पे देखिए इस बंदे का नाम दिया गया, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि इसने कुछ थ्योरी दी है या कुछ ऐसी बात कही है। इसने सिर्फ बोला है कि आपको डायलॉजिक कम्युनिकेशन के इसेंशियल यानी जरूरी अनासिर जो है वो आपको बताने हैं। अब डायलॉजिक कम्युनिकेशन ये वो कम्युनिकेशन होता है जहां पर दो लोगों के दरमियान डायलॉग होते हैं, यानी सेंडिंग एंड रिसीविंग वाला मामला चलता है। अब देखिए ए में कहा गया है कि अफसाद ऑफ प्लेसेंट ग्रीटिंग। प्लेसेंट ग्रीटिंग मतलब यानी खुशगवार सलाम या एक अच्छी आप ग्रीटिंग कर रहे हो, ग्रीटिंग का दिखावा आप कर रहे हो। फसाद मीन्स दिखावा करना। पॉजिटिव वार्मथ फॉर अदर्स, या दूसरे के लिए आप गर्मजोशी बिल्कुल क्या कर रहे हो, इजाफा कर रहे हो या बढ़ा रहे हो। या इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है दोनों के दरमियान। स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल इक्वालिटी, यानी या बाहमी मुसावात दोनों के दरमियान हो रहे हैं। पॉजिटिव रिगार्ड्स फॉर अदर्स, या दूसरों के लिए जो है पॉजिटिव सोच, मतलब वो सोच रख रहा है या दूसरे के लिए पॉजिटिव ध्यान दे रहा है। तो कौन सा जो है इसेंशियल कंपोनेंट हो सकता है डायलॉजिक कम्युनिकेशन? CDE sir. CDE. हाँ, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड से मतलब आप समझ सकते हो कि इन दो चीजों का जो है आपका डायलॉजिक में मेरे ख्याल से कुछ ऐसा काम नहीं होता है। अगर दो लोगों के दरमियान जो है डायलॉग हो रहा है तो ये चीज नहीं देखी जाती है कि आप मतलब किस तरीके से मतलब आपकी सलामी जो है किस तरीके से हो रही है, या फिर आप दूसरे के लिए जो है किस तरीके से वेलकम कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। दोनों के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी दोनों बिल्कुल जो है इक्वल तरीके से बात कर रहे हैं, दोनों अच्छे से आपकी बात को समझ रहे हैं। हाँ, एक दूसरे के लिए दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिस्पेक्ट जो है बनी हुई है। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर सी डी ई यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 40, स्टेटमेंट 142, एवरी कम्युनिकेशन कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ कंटेंट एंड रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि हर कम्युनिकेशन में जो है दोनों यानी कंटेंट एंड रिलेशनशिप के एलिमेंट जो है शामिल होते हैं। यानी हर कम्युनिकेशन में जो है आपको कंटेंट एंड रिलेशनशिप ये दोनों चीजें जो है मिलेंगी। सेकंड में कहा गया है कि आई बिहेवियर प्रोवाइड्स मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज। आई बिहेवियर जो है वो मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज जो है प्रोवाइड करता है। तो बताइए क्या सही है? Sir, both are correct. दोनों सही हो रहा है. गुड। तो यहाँ पे जो है बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए हर कम्युनिकेशन में कंटेंट एंड रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करोगे तो कम्युनिकेट करने के लिए जो है आपके पास क्या होगा, कुछ कंटेंट होगा, कुछ मवाद होगा जिसको आप डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका कंटेंट। अब उस कंटेंट को आपका डिलीवर करने का जो तरीका है वही होता है रिलेशनशिप। यानी आपका जो कंटेंट है और जो आपका डिलीवर करने का तरीका, क्या दोनों में रिलेशनशिप बिल्कुल सेम जा रहा है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कंटेंट कुछ होता है लेकिन हमारा बोलने का तरीका कुछ अलग होता है, जिसकी वजह से उस कंटेंट के साथ जो है कुछ मैच नहीं खा रहा होता है। यानी इशारा किनाया हम कुछ अलग तरीके से करते हैं तो बात मतलब उस कंटेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है। तो रिलेशनशिप मीन्स यहाँ पर क्या है, द वे मतलब द मेथड ऑफ द मतलब डिलीवरी का तरीका यहाँ पे आप इसको मानोगे। आई बिहेवियर में क्या होता है, आई बिहेवियर प्रोवाइड्स मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज। आई बिहेवियर जो है मेटा कम्युनिकेटिव इशारे को प्रोवाइड्स करता है। मेटा कम्युनिकेटिव का मतलब ये हो गया कि यानी जहां पर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हो, तो आई बिहेवियर एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन से इसको अच्छा शुमार किया जाता है। क्यों शुमार किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब हम इशारा किनाया इस्तेमाल कर देते हैं तो सामने वाले के अंदर जो थोड़ा बहुत पेचीदगी होती है बात को समझने में, वो क्या करता है, इशारा किनाये से बातों को समझ जाता है। तो अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल को यूज कर दे रहे हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन जो है मेटा कम्युनिकेटिव माना जाएगा, यानी बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है। यानी सामने वाले को जो है खुद ब खुद जो है फीडबैक मिल जाता है, वो बातों को समझ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 43, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सिचुएटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। कह रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है फॉलोइंग में से किस डिसिप्लिन में जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्टडी की जाती है? क्या फिजिक्स में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्टडी की जाती है, या केमिस्ट्री में, लिंग्विस्टिक में, सोशल साइकोलॉजी में, या एंथ्रोपोलॉजी में? किस चीज में या किस डिसिप्लिन में जो है स्टडी होगी? CDE sir.
हाँ गुड, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये साइंस का पार्ट है, तो इसमें हमें जो है नॉन वर्बल या जुबान वगैरह से कुछ भी लेना देना नहीं है। लिंग्विस्टिक में हम करेंगे, साइकोलॉजी में करेंगे, और एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम बोलते हैं यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, यानी ह्यूमन की जो साइंटिफिकली स्टडी होती है जिसको हम इल्मुल इंसान बोलते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट में जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्टडी हो सकती है। अब यहाँ से रिसर्च का क्वेश्चन जो है शुरू है। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस के एडवांटेज को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। कह रहे इट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड। कल भी ये वर्ड आया था, हमने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड का मतलब क्या है कि जहां पर कंटेंट एनालिसिस आप एक सिस्टमेटिक वे में करते हो, यानी उस कंटेंट में आप देखते हो कि कोई भी प्लेगरिज्म वाला डेटा नहीं है, कोई भी फॉल्स चीजें आप अपने डेटा के अंदर नहीं ले रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड में देखी जाती है और उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स यानी बहुत ही वाज़ेह साफ शफाफ तरीका है रिसर्च का। बी में कहा गया इज ऑफन रिफर्ड टू फेवरेबली एज अनअबट्रूसिव मेथड। कह रहे हैं कि इसको जो है अनअबट्रूसिव मेथड के तौर पे जो है जाना जाता है। कल वर्ड आया था अबट्रूसिव। अनअबट्रूसिव मीन्स यही हो गया कि यानी उस कंटेंट एनालिसिस में जो हमें लेना है सिर्फ वही हम ले रहे हैं, बाकी बाहर की कोई चीज या बाहर का कोई ऐसा डेटा जो हमारी टॉपिक से मैच नहीं खा रहा है उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं लेते हैं। इट इज अ हाईली फ्लेक्सिबल मेथड। ये हाईली फ्लेक्सिबल मेथड है क्योंकि ये दोनों रिसर्च में यूज होता है और हर जगह जो है ये कंटेंट एनालिसिस का तरीका जो है यूज किया जाता है। तो बताइए एडवांटेज में क्या क्या आएंगे। सर सारा आएंगे क्या, ए बी एंड सी? सर अनऑब्ट्रूसिव मेथड मतलब? जी तो बताइए क्या है इसका सही तरीका। AC सर। ए बी एंड सी जो है इसका सारा जो है आंसर यही होगा, ठीक है। यानी सारे जो है ये इसके एडवांटेज में आते हैं। ट्रांसपेरेंट भी है, अनअब्ट्रूसिव भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। यही तो इसके एडवांटेज है कि हम दोनों तरीके से इसको यूज करते हैं। कोई गलत चीजें हम नहीं लेते, बहुत ही वाज़ेह तरीके से जो है हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 45। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। अब देखिए यहाँ पर सर्वे रिसर्च और इसी तरीके से क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड इस तरीके की जो चीजें हैं आप ने जो हमने जून जून वाले क्वेश्चन किए थे 2023 के, उसमें भी इस तरीके के भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर्वे रिसर्च में क्लोज एंडेड क्वेश्चन के एडवांटेज है क्या वो आपको बताना है। ए में कहा गया द अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू बी डिराइव। कह रहे कि ये अनयूजुअल रिस्पॉन्स जो है डिराइव होने को अलाउ करता है, यानी क्या इसके अंदर जो है हम अनयूजुअल रिस्पॉन्स ले सकते हैं, यानी ऐसा रिस्पॉन्स जो यूज होने के काबिल ना हो। बी में कहा गया इट इज इजी टू प्रोसेस देयर आंसर, यानी इनमें जो है आंसर का प्रोसेस जो है आसान होता है, यानी इस पे जो है आंसर करना आसान होता है। सी में दे रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी इन द रिकॉर्डिंग ऑफ आंसर। कह रहे कि आंसर के रिकॉर्डिंग में जो है वेरिएबिलिटी की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो बताइए एडवांटेज क्या है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन आप लोग समझते हो। क्लोज एंडेड जो जी। एमसीक्यू टाइप होते हैं, ओपन एंडेड जहां पर आप लिखते हो ऐसे टाइप जो होता है। देखिए अब यहाँ से इस चीज को आप समझो, अनयूजुअल रिस्पॉन्स जो है किस चीज में हमें मिलते हैं, वो हमें ओपन एंडेड में मिलते हैं, क्योंकि ओपन एंडेड में जो है ना आप इसे टाइप लिखते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आप बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हो जिसको रिसर्चर नहीं यूज करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मतलब उसमें से छांटना काटना ये सारी चीजें जो है उसके लिए यानी एक मेहनत का मरहला उसके लिए होता है। तो अनयूजुअल रिस्पॉन्स इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, तो इसमें आप कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखोगे, सिर्फ आपको टिक मार के आंसर करना होता है। तो सर जी A और B हो जाएगा क्योंकि डिराइव वर्ड की वजह से अगर हम उसको एडवांटेज में ले लेते। नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं, बी बी एंड एंड सी।
बी बी एंड एंड सी होगा। ए कैसे होगा भाई? यहाँ पे वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अनयूजुअल रिस्पॉन्स जो है ये डिराइव होने को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये अलाउ किस में होता है? ओपन इंडेड क्वेश्चन में ये अलाउ होता है, ठीक है। ओपन इंडेड क्वेश्चन के जो है ये डिसएडवांटेज है, हमें एडवांटेज पूछा गया है, और वो किसके पूछे गए हैं? क्लोज इंडेड के पूछे गए हैं। ये वाला जो फ्यूचर है जो ओपन इंडेड का है, ठीक है, और वो भी डिसएडवांटेज में आएगा ओपन इंडेड के। देखिए क्लोज इंडेड में क्या होता है, उनमें आंसर करने का जो प्रोसेस होता है वो इजी होता है। जाहिर सी बात है, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिले हैं तो 4 ऑप्शन में से कोई भी एक को आपको टिक करके आगे निकल जाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आसान है, तो ये एडवांटेज है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सी, इसमें कहा गया कि यानी अगर एक मर्तबा आप इसमें आंसर को रिकॉर्ड कर दोगे, यानी अगर एक मर्तबा आप इसका आंसर कर दोगे तो यानी यहाँ पे जो है उस आंसर को बदलने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम होती है, यानी आप नहीं चेंज कर सकते। तो ये इसके एडवांटेज है। एडवांटेज क्यों है? क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे हमारे नेट में जो होता है उसमें हम लोग क्या करते थे, यानी अगर एक मर्तबा हमने किसी क्वेश्चन का आंसर किया तो उसको दोबारा जो है हम चेंज कर सकते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको अगर एक मर्तबा आपने टिक कर दिया है तो दोबारा उसको आप सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्लोज इंडेड का जो क्वेश्चन होता है रिसर्चर उसी तरीके से जो है गूगल फॉर्म में बनाता है कि ताकि अगर एक मर्तबा आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है टिक कर दिया तो दोबारा जो है उसको आप नहीं बदल सकते। क्यों ऐसा करता है रिसर्चर? देखिए, मैं एज अ रिसर्चर जो है मैंने क्लोज इंडेड क्वेश्चन जो है ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया है, तो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो बार बार जो है उस आंसर को जो है वेरिएबल करेंगे, यानी उस आंसर में बदलाव डालेंगे। तो अगर रिसर्चर बदलने वाला जो है पॉसिबिलिटी अपने क्वेश्चन में रख रहा है तो रिसर्चर जो है खुद कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक एक बंदों की तरफ से जो है 7-7 8-8 रिस्पॉन्स आएंगे उसके पास, जो कि वो बदल बदल के भेजते रहेंगे कि हाँ इसका सही आंसर ये, इसका सही आंसर ये, सही आंसर ये। तो रिसर्चर जो है एग्जैक्ट चीजों का पता नहीं लगा पाएगा और वो समझ नहीं पाएगा, और इसमें जो है रिसर्चर की जो है टाइमिंग वेस्ट होगी। तो यानी ये डिसएडवांटेज में आएगा। तो इस वजह से जो है बदलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रिड्यूस की गई है, कम की गई है। तो यानी ये एडवांटेज में है, ताकि एक मर्तबा में आप उसका आंसर करके सबमिट कर दो और रिसर्चर को जो है उसी वक्त जो है फाइनल रिजल्ट मिल जाए कि उसके रिस्पोंडेंट ने क्या उसे फील करके दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो बी एंड सी जो होगा यही इसका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 46। स्टेटमेंट 1 में कहा गया इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च अ रिसर्चर स्टडीज द सेम पॉपुलेशन ओवर द टाइम। कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में जो है एक रिसर्चर जो है एक ही टाइम पे सेम पॉपुलेशन की स्टडी करता है। सेकंड में कहा गया इन रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी अ रिसर्चर रिलाइज ऑन पीपल्स मेमोरीज एंड रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी में एक रिसर्चर जो है वो लोगों की मेमोरीज पे और इसी तरीके से पास्ट की यादों पर जो है मुनहसिर होता है, यानी पास्ट की चीजों की जो है स्टडी करता है। बताइए क्या सही है क्या गलत? सर ऑप्शन नंबर डी। पहला सही, दूसरा गलत सर। नहीं नहीं, देखिए पहला जो है वो गलत, हाँ पहला गलत होगा, जी। दूसरा सही होगा। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल में जो है ना सेम पॉपुलेशन की स्टडी नहीं होती है, यानी एक ही टाइम ओवर द टाइम पे जो है डिफरेंट पॉपुलेशन यानी डिफरेंट सिंपल की जो है रिसर्चर स्टडी करता है। यहाँ पे वर्ड लिखा गया है क्रॉस। क्रॉस मीन्स जो है यानी एक टाइम पे आप डिफरेंट चीजों को क्रॉस करते हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिंपल की जो है आप स्टडी करते हो। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी जहां पर पास्ट के का डेटा लेकर जो है रिसर्चर क्या करता है, स्टडी करता है। और ये रिट्रोस्पेक्टिव वगैरह जो है ये सर किसकी? हाँ ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल कर दिया है हाँ डेफिनेशन। हाँ, ऊपर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल की डिफिनेशन दी गई, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये रिट्रोस्पेक्टिव वगैरह जो है ये किसकी टाइप्स है? ये भी लॉन्गिट्यूडनल की ही टाइप्स हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी इसका आंसर ही दिख गया बहरहाल। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब याद है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को, तो 2022 में जो है एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये वाली इबारत जो है पूछी गई थी जो आपको स्टेटमेंट 1 में दी गई है, और वो इबारत जो है पॉजिटिव वे में देकर पूछी गई थी और उसी इबारत को यहाँ पर निगेटिव वे में पूछ लिया गया है। यहाँ पर कैन नॉट लिख दिया गया। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग PYQs कीजिए और समझिए। अब देखिए मुझे वो चीजें याद है,
मुझे एग्जाम नहीं देना है, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में जो है इस टाइम काफी फर्क होगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो आपको चीजों को याद करना है, पकड़ना है कि ये चीजें कब पूछी गई है, कहाँ पूछी गई, किस तरीके से पूछी गई है। मुझे आपको पढ़ाना है, तो पढ़ाने में जितना मैं अपना तैयारी कर लेता हूँ या फिर जितना मैं मतलब मैं इधर उधर से सारी चीजों को देख लेता हूँ तो वो मुझे याद रहती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में जो है काफी फर्क होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है एग्जाम देना है तो आपको सारी चीजें जो है याद होनी चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ बताया था, या कौन सा तरीका फॉलो करने के लिए कहा था। ये सारा काम जो है आप करोगे, मुझे नहीं करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, according to UGC regulation 2018 on plagiarism, the authorities of a higher education institute cannot take so motor notice of an act of parliament. So motor notice का मतलब क्या, यानी खुद की नोटिस। कह रहे हैं कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है प्लेगियरिज्म पर 2018 में जो आया था, तो उसमें कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अथॉरिटी जो है वो प्लेगियरिज्म के ताल्लुक से जो है खुद नोटिस नहीं ले सकते। यानी जैसे हर यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे प्लेगियरिज्म वगैरह के ताल्लुक से जो है पूरी एक कमेटी बनी होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते हैं, नोटिस निकालते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, यूजीसी का एक रूल है, फिर भी हर यूनिवर्सिटी जो है अपने एतबार से कमेटी बना के डिसाइड करती है अगर किसी के प्लेगियरिज्म में इस तरीके की चीजें पकड़ी जाती है, यानी किसी के थीसिस में 40% आया, 60% आया, 12% आया या 20% आया, तो वो हर यूनिवर्सिटी की कमेटी जो है अपने एतबार से डिसाइड कर लेती है और वो माफ भी कर देती है या पेनाल्टी वगैरह लगा के जो है उस पर काम कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कैन नॉट टेक, तो ये गलत है। सो मोटर मतलब अज खुद नोटिस, यानी खुद की नोटिस जो है ये लोग नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, यहीं पर ये चीजें जो है गलत है। बाकी सेकंड में जो है प्लेगियरिज्म की डिफिनेशन दी गई है कि प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया इन एंड पासिंग देम एज वंस ओन। हम क्या करते हैं, किसी के काम को या किसी के आइडिया को जो है लेकर पास करते हैं, यानी अपना खुद का आइडिया जो है हम क्या करते हैं, बनाकर दिखाते हैं। किसी के काम को ले लेना या किसी के आइडियाज को ले लेना और उसको अपना बनाकर दिखाना कि ये काम जो है हमने किया है या फिर ये आइडियाज जो है हमारे, ठीक है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च। कह रहे हैं कि एक्सटेनियस वेरिएबल का सिस्टमेटिक एलिमिनेशन है, ठीक है, उसके बजाय जो है आप उस चीज को भी एलिमिनेट करते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो। जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कंट्रोल ग्रुप है, एक्सटेनियस है, ठीक है, कंपाउंडिंग वेरिएबल है। जैसे एक्सटेनियस वेरिएबल को एलिमिनेशन के साथ साथ जो है हम उन वेरिएबल को भी क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा काम जो है हम फॉलोइंग में से कौन से रिसर्च में करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सर। हाँ ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल के अंदर ही जो है ये काम किया जाता है, ठीक है, एक्सटेनियस वेरिएबल। और इसी तरीके से मतलब इस रिसर्च में ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए जो है फौरन जो है चीजें जो है आप लोगों को पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही वाज़ेह तौर पर चीजें जो है लिखी गई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 48, यहाँ से जो है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन। आपको क्या बोला गया है, इंक्रीजिंग इंटेंशन में आपको इस चीज को लगाना है। देखिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो चाहे इंक्रीजिंग पूछा जाए, चाहे डिक्रीजिंग पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आपको जो है सिर्फ जो है एक वर्ड यहां से पकड़ लेना है कि यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंदर सारी कैटेगरी आ सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चीज मिस होता है पनीर, डेयरी प्रोडक्ट और सॉफ्ट चीज है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट चीज। तो यानी पनीर की जो है 3 किस्म यहाँ पे दी गई, एक है स्ट्रॉन्ग यानी जो सबसे आला है, फिर उसके बाद वाली है, फिर उसके बाद वाली ये सबसे घटिया है, ठीक है। और आपसे इंक्रीजिंग पूछा गया है, और इसमें आपको ऐसा वर्ड आइडेंटिफाई करना है यानी जिसके अंदर सारी कैटेगरी सारी चीजें जो है आ सकती हैं। तो अगर आप देखोगे बी का जो वर्ड है डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी क्या होता है, फार्म होता है, यानी क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं नहीं जी ए सर, होगा, ई ठीक है, बी नहीं होगा, ए ए होगा। देखिए मैं वही समझा रहा, जैसे डेयरी प्रोडक्ट क्या है, ये एक ऐसा वर्ड है, मतलब एक तरीके से ये क्या है, फैक्ट्री है जिसके अंदर ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। अब आपको इंक्रीजिंग पूछा गया है, अब इन 3 वर्डों की तरतीब के एतबार से आप इंक्रीजिंग इंटेंशन लगा दीजिए। इंक्रीजिंग मीन्स जहां पर आप कम से बड़े की तरफ जाते हो, तो सबसे घटिया क्वालिटी जो है इसी डेयरी प्रोडक्ट से जो है सिर्फ चीज की निकलती है, ठीक है, यानी सबसे छोटी। फिर इससे बड़ी हमें लाना है यानी सॉफ्ट चीज, यानी जो चीज से जो है थोड़ा सा अच्छी है। फिर उससे बड़ी हमें लाना यानी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट चीज, यानी जो सबसे अच्छी पनीर होती है तो सबसे बड़ी है। तो यही हो सर गया आप। इसको
हाँ सर इसको होल टू पार्ट करके याद रख सकते हैं ना, इंक्रीज इन एक्सटेंशन को। बिल्कुल। देखिए आपको ना ये चीजें जो है याद करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, होल टू पार्ट भी करके आप याद रख सकते हो, बट सिर्फ आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को ही पकड़ना है। इंटेंशन एक्सटेंशन वगैरह ये सब छोड़ दीजिए, बस सिर्फ इसमें एक वर्ड पकड़िए और उसी वर्ड से जो है आपका काम बन जाएगा। यानी आप पहले उसी वर्ड को आइडेंटिफाई कीजिए जिस वर्ड में सारी सब कैटेगरी जो है निकल सकती है, यानी जिस वर्ड के अंदर सारी चीजें जो है आ सकती है। ठीक है, जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 50। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय, विच fallacy is committed in the following statement? The sky rose is pregnant because it is a rose like the rose on the earth। कह रहे हैं कि स्काई रोज जो है खुशबूदार है क्योंकि ये जो है अर्थ पर गुलाबों की तरह एक गुलाब है, क्योंकि ये जमीन के गुलाबों की तरह ये एक गुलाब है। तो बताइए क्या स्काई रोज जो है होता है किसी किस्म का रोज? ऐसा आपने सुना है आज तक? नहीं सर, अशरिया सिद्ध सर। हाँ, तो ये असरया सिद्ध है जिसको हम क्या बोलते हैं? अनप्रूव्ड मिडल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल टर्म होती है वो प्रूव हो ही नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पर माइनर टर्म जो होती है वो हमारी अनरियल होती है। जाहिर सी बात है, जिस चीज का दुनिया के अंदर वजूद नहीं है, जो चीज रियल है ही नहीं, उसको आप प्रूव कैसे करोगे? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 51। टू सॉल्व अवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी हैव टू पुट मोर मनी इनटू प्रोडक्शन ऑफ बाइसिकल। द सीईओ ऑफ ABCD कंपनी लिमिटेड सेज सो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेलिसी इज कमिटेड इन द अबव आर्गुमेंट? कह रहे हैं कि आने जाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है बाइसिकल की प्रोडक्शन में ज्यादा पैसे जो है हमें लगाने पड़ेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ABCD कंपनी का सीईओ जो है कह रहा है। ABCD कंपनी लिमिटेड का जो है सीईओ ये बात कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बाइसिकल को तैयार करने के लिए या बाइसिकल की प्रोडक्शन में जो है हमें ज्यादा पैसे जो है लगाने पड़ेंगे। तो बताइए यहाँ पे कौन सी फेलिसी जो है इस आर्गुमेंट में जो है आ रही है? अपील सिर्फ टू इनअप्रो गुड, क्योंकि यहाँ पे जो है अपील टू इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, क्योंकि सीईओ जो कंपनी का बंदा है वो अपनी अथॉरिटी का गलत मिसयूज कर रहा है। भाई तुम सीईओ, तुम जाकर कंपनी के मार्केटिंग के बारे में बोलो या और भी जिस चीज से रिलेटेड कंपनी है मार्केट के शेयर के बारे में बात करो। तुम कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हो? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 52। विच फॉर्मल फेलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट? नो पॉलिटिशियन आर इडियट, सम वोटर्स आर नॉट इडियट्स, देयरफॉर सम वोटर आर नॉट पॉलिटिशियन। तो बताइए कौन सी फेलेसी यहाँ पे? एक्सक्लूसिव, एक्सिस्टेंशियल, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, क्या होगा? ऑप्शन है एक्सक्लूसिव। हाँ, क्योंकि देखिए एक्सक्लूसिव फेलेसी वही होती है जब हमारा दोनों प्रीमाइज में क्या हो जाते हैं, निगेटिव वाली स्टेटमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे भी नो है, और इसी तरीके से कंक्लूजन में भी जो है नो है। ठीक है, तो फेलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। क्वेश्चन नंबर है 53। स्टेटमेंट 1 में कहा गया इंडक्टिव आर्गुमेंट्स कैन ओनली बी स्ट्रोंगर और वीकर। इंडक्टिव आर्गुमेंट जो है सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या वीक हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में ये बात बोली जा रही है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स आर ईदर इनवैलिड और वैलिड। डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो वैलिड होते हैं या इनवैलिड होते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन सर दोनों सही है ना? गुड, तो बोथ ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब काफी अच्छी फ्रेमिंग की गई है, ऐसे क्वेश्चन देखकर बिल्कुल दिल खुश हो जाते हैं। मतलब इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, डिडक्टिव जो है वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 54। इफ यू लाइक केचप एंड यू लाइक आल्सो आइसक्रीम देन यू वुड श्योर लाइक केचप आइसक्रीम, व्हिच फेलेसी इज कमिटेड इन दिस आर्गुमेंट? कह रहे हैं कि अगर आप केचप को पसंद करते हो तो आप आइसक्रीम और आप जो है आइसक्रीम को भी पसंद करते हो, देन यू वुड श्योर, तो यकीनन जो है आप केचप आइसक्रीम को भी क्या करते हो? पसंद करते हो। तो कौन सी फेलेसी यहाँ पे पाई जा रही है? एड होमिन। कंपोजिशन सर। गुड, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने कुल बोलकर क्या किया है, जुस का सॉरी यानी जुस बोलकर जो है हमने कुल का इतलाक किया है, यानी पार्ट टू होल हम यहाँ पर गए हैं। पार्ट टू होल इस वजह से हो गया क्योंकि पहले स्टेटमेंट में सिर्फ पसंद करने की बात की जा रही है, यानी सिर्फ एक जुस बोला जा रहा है। फिर उसी जुस को उसने क्या कर दिया, बिल्कुल यकीन में तब्दील कर दिया, यानी पूरा होल बना दिया है कि आप यकीनन क्या करते हो, केचप आइसक्रीम जो है आप पसंद करते हो। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 55। In the light of syllogistic argument, which of the following is are incorrect? syllogistic argument की रोशनी में आपको बताना है, यानी syllogism की रोशनी में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ए में कहा गया द प्रीडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन इज द मेजर टर्म। कह रहे कंक्लूजन की जो मेजर नहीं, द प्रीडिकेट टर्म ऑफ कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन का जो प्रीडिकेट टर्म है वही मेजर टर्म होती है। बी में कहा गया है द सब्जेक्ट टर्म ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट टर्म होता है वो आपकी माइनर टर्म होती है। सी में कहा गया द मिडिल टर्म मस्ट अकर ओनली वंस इन द प्रीमाइस, कह रहे मिडिल टर्म को जो है सिर्फ एक मर्तबा ही प्रीमाइस में होना चाहिए, सिर्फ एक ही प्रीमाइस में होना चाहिए। द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस इन द कंक्लूजन, मिडिल टर्म जो है कम से कम जो है कंक्लूजन में एक बार जो है डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। बताइए क्या सही है यहाँ पे, क्या गलत है? सॉरी, यहाँ पे आपसे जो है इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट वाली चीजें बतानी। काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस है सिलोजिज्म पे तो मेरे ख्याल से इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। सर ऑप्शन डी सी डी। गुड, हाँ, ऑप्शन नंबर सी डी है, क्योंकि देखिए मिडिल टर्म जो है ना वो आपकी दोनों प्रीमाइज में आती है, नॉट ओनली वंस, ठीक है। यहाँ पे जो है मस्ट अगर ओनली वंस लिख दिया गया है, यही गलत है, क्योंकि मिडिल टर्म जो है हमेशा हम दोनों प्रीमाइज से निकालते हैं, और मिडिल टर्म का रूल ये है कि वो कभी भी कंक्लूजन में नहीं आती, ठीक है। तो इस वजह से यही दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे। बाकी सिलोजिज्म का जो कंक्लूजन होता है, उस कंक्लूजन का जो प्रीडिकेट होता है वही आपका मेजर टर्म होता है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वही आपका माइनर टर्म होता है। याद है ये सारी चीजें या बिल्कुल आप लोगों को भूल गई हैं? याद है सर। सर याद है। फिर आप लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों की। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 56। आर्गुमेंट्स फॉर्म एनालॉगी, ठीक है, एनालॉगी आर जनरली डिडक्टिव वीक और स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं कि वो आर्गुमेंट जो एनालॉगी का फॉर्म है वो जनरली डिडक्टिव होते हैं, यानी वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे। आर्गुमेंट फॉर्म एनालॉगी आर जनरली इंडक्टिव आर नीदर वैलिड नॉर इनवैलिड। कह रहे हैं वो आर्गुमेंट जो एनालॉगी का फॉर्म है, यानी सिंपल सी बात है, यानी एनालॉजिकल आर्गुमेंट जो है कह रहे हैं कि वो जनरली तौर पे इंडक्टिव होते हैं, और ना ही वो वैलिड होते हैं ना इनवैलिड होते हैं। बताइए। सर दोनों गलत, रिवर्स दे दिया ना। दोनों गलत है, फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए नीदर लिख दिया है, ठीक है। खेलना सीखिए क्वेश्चन अच्छा से। सर, पहला गलत दूसरा सही। हाँ वही कह रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एनालॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो हमारे इंडक्टिव होते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इंडक्टिव के फ्यूचर दिए गए थे, बट यहाँ पे डिडक्टिव लिखा गया है। यहाँ पे इंडक्टिव लिखा है और यहाँ पर डिडक्टिव के फीचर लिखकर नीदर कर दिया है, ठीक है। तो इस एतबार से जो है सही हो जाएगा। चलिए इसी पे क्लास को जो, सॉरी दिख गया, बहरहाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 57। इसमें कहा गया टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग आर मोर इफेक्टिव देन लर्नर सेंटर मेथड इन प्रमोटिंग डीप लर्निंग। कह रहे टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है लर्नर सेंटर मेथड के मुकाबले में डीप लर्निंग को प्रमोट करने में। तो क्या टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग में जो है डीप लर्निंग को प्रमोट अगर करना है तो वो लर्नर सेंटर के मुकाबले में ये काफी इफेक्टिव होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया लेक्चर मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ ओपन एंडेड प्रॉब्लम टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहने की लेक्चर मेथड जो है वो ओपन एंडेड प्रॉब्लम के इस्तेमाल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है इनकरेज किया जाता है, यानी फरोग दिया जाता है। तो बहरहाल आप लोगों ने फोर्थ इसका, ऑप्शन सर। नहीं नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, ठीक है। अगर आपको जरा सी भी आप लोग मतलब ये सोचोगे तो टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है, जहां पर सारा काम जो है वो टीचर करके देता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग कभी भी वो प्रमोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब टीचर करके देगा तो डीप लर्निंग कैसी होगी। लर्नर सेंटर मेथड में जो है डीप लर्निंग आप कर सकते हो, क्योंकि जब आपको समझने की या इस तरीके से पढ़ने की ख्वाहिश होगी तो आप जो है डीप लर्निंग करोगे, अगर कोई आपको करके देगा तो आप नहीं करोगे, ये गलत है। और इसी तरीके से लेक्चर मेथड में जो है ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट सेंटर का पार्ट होता है, जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है क्या किया जाता है, एक तरीके से प्रमोट किया जाता है या इनकरेज किया जाता है।
ठीक। सर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है तो ये लेक्चर मेथड जो होता है तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, हाँ बिल्कुल। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह ये स्टूडेंट स्टूडेंट। सेंटर्ड में जी अच्छा ठीक। जी जी। तो स्टूडेंट सेंटर रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है सर। जी जी। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में ही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है क्या होती है, हमारे अंदर आती है। ठीक है। तो वो स्टार्टिंग भी आता है सर। जी। जी जी। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपको खाने के लिए जो है कोई सब कुछ बना के देगा तो आप यकीनन मेहनत नहीं करोगे। जैसे वही चीज है पढ़ने में, अगर सारी चीजें जो है आपको टीचर करके दे रहा है, आपका असाइनमेंट करा दे रहा है, आपका प्रोजेक्ट करा दे रहा है, सब कुछ A to Z आपको करके दे रहा है, तो आप बताइए क्या आपके अंदर कभी वो क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीजें आएंगी? नहीं आएगी। इसी वजह से टीचर जो है, मतलब मैथ वगैरह के जो टीचर होते हैं, आपसे क्लासरूम में क्यों देखते हैं कि आपको मैथ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ताकि आपके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग को उभार सके, जान सके कि किस तरीके से आपको करना है। अगर मैं आपको करके दे दूंगा तो फिर आप यकीनन कोई काम नहीं करोगे। तो वही चीज है कि अगर आपको डीप लर्निंग चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एबिलिटी आपको अपने अंदर लानी है, तो आपको खुद से वो सारा काम जो है करना पड़ेगा। ठीक। तो ये पहला वाला क्यों गलत है? थोड़ा सा ये पहला कर वाला दो। इस वजह से गलत है क्योंकि टीचर सेंटर में जो है कभी भी डीप लर्निंग प्रमोट नहीं होगी। टीचर सेंटर में सारा काम अगर टीचर आपको करके देगा तो कभी भी आपके अंदर डीप लर्निंग नहीं आ सकती, यानी आप गहराई व गहराई से जो है कभी भी आप मुताला नहीं करोगे। हाँ, लर्नर सेंटर में ये काम होगा, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप खुद से पहले से ही सारी चीजों को देख कर आओगे, गहराई व गहराई में जाकर पढ़ोगे लिखोगे। तो ये प्रमोट आपका लर्नर सेंटर में होगा, टीचर सेंटर में नहीं होगा। ठीक। जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि कल की क्लास जो है आपको पहले से देख कर आनी है, तो अगर आप जब पहले से देखोगे तो आप मेहनत करोगे कि नहीं? उसके लिए मेहनत करोगे। तो करोगे तो आपके अंदर डीप लर्निंग की सलाहियत आएगी, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत आएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत आएगी। और अगर मैं कुछ भी ना बोलूं और डे बाय डे मैं सारी चीजें जो है आपको बताता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे। आपको यही लगेगा ना कि सर हमें करके दे रहे हैं। ये वाली बात है। चलिए, और बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ आ रहा है? देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, एग्जाम देने से पहले जो है दिसंबर 2023, जून 2023, इसी तरीके से 2022 का जो जून एंड दिसंबर का क्वेश्चन है, कम से कम दो दो तीन तीन बार आप लोग लगा कर जाइए। इतना लगा कर जाइए कि हर ऑप्शन का आंसर जो है आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है। जी आपको, सर। हाँ, आपको जरूर जो है उससे आपको हिंट मिलेगा, फायदा होगा, आप लोग देखिएगा। ठीक। और बाकी जो है फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से डीआई वगैरह आप में से जिनके बनते हैं, जितने टाइप्स के डीआई आप